अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम BSN 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट बिहेवियर साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 9, जो कि हमारे साथ लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट का, थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, केम्यू के एग्ज़ामिनेशन के हवाले से ये यूनिट भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अहमियत के हामिल है, इसलिए आपने इस यूनिट को गौर से सुनना है, कंसंट्रेशन के साथ इसको सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। डियर स्टूडेंट्स, इस यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदरजैल टॉपिक्स पर बात करेंगे। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर को, ठीक है। इसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे द रिलेवेंस ऑफ दीज थ्योरीज टू द डेवलपमेंट ऑफ हेल्दी पर्सनैलिटी। अब ये थ्योरीज जो है कितना रिलेवेंट करती है हेल्दी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के साथ, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम आइडेंटिफाई करेंगे वेरियस वे ऑफ एसेसिंग पर्सनैलिटी को एसेस करने के मुख्तलिफ तरीके जो है उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं पर्सनैलिटी से। डिफिनीशन ऑफ पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी क्या है सबसे पहले इसको हम समझेंगे, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, अगर जनरली हम बात करें तो पर्सनैलिटी की जो लफ्ज़ी मानी है वो है शख्सियत। किसी भी शख्स की जो शख्सियत है वो जब भी बनती है, जब भी वो डेवलप्ड होती है, तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। वो दो चीज़ें कौन सी है? एक आपका बिहेवियर है जो कि ओवर्ड होता है, ओवर्ड मतलब ऑब्जर्वेबल होता है, और दूसरा जो आपका थॉट प्रोसेस है, आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है, ये होती है। तो आप जिस तरह से सोचेंगे, आपका जो बिहेवियर है वो आपकी सोच की तरह से होगी, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आपकी जो शख्सियत है उसमें पॉजिटिव चीज़ें जो है वो आएगी। इसके बरक्स अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, आप मनफी ख्यालात रखेंगे, तो आपका जो बिहेवियर है, आपका जो रवैया है लोगों के साथ भी, अपने साथ भी, सोसाइटी के साथ भी, तो वो फिर मनफी होगा, ठीक है। तो जिस तरह से आप बिहेव करेंगे, जिस तरह से आप लोगों के साथ रवैया रखेंगे, तो लोगों का जो कंसेप्ट है, ये लोगों की जो परसेप्शन है आपके बारे में, लोग जो सोच रहे होंगे आपके बारे में, तो वो भी फिर आपके बिहेवियर को देखकर जो है वो क्या करेंगे, जजमेंट करेंगे, वो फैसला करेंगे। अगर आपका रवैया लोगों के साथ अच्छा होगा, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, लोगों के साथ आपकी जो बातचीत है वो अच्छी होंगी, लोगों के साथ अगर आप इंटरेक्शन अच्छी करेंगे, तो लोग जो है आपको अच्छे अल्फाज में याद करेंगे, लोग जो है आपकी तारीफ़ करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ़ करेंगे, आपकी शख्सियत की तारीफ़ करेंगे, और आपको ये भी फिर सुनने में मिलेगा कि ये बंदा जो है अच्छे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, इसके अखलाक अच्छे हैं, इसका तौर तरीके अच्छे हैं, इसका जो रवैया है लोगों के साथ वो अच्छा है। तो बुनियादी मतलब मेरा बात करने का ये है कि अगर आपकी सोच और आपका रवैया अच्छा होगा लोगों के साथ, अपने एनवायरनमेंट में, घर वालों के साथ, तो आपकी जो शख्सियत है वो आपके बिहेवियर के बेस पर बनेगी। अगर इसके ऑपोजिट होगा तो तब भी आपकी शख्सियत आपके बिहेवियर के बेस पर बनेगी। तो बुनियादी मतलब मेरी बात का ये है कि पर्सनैलिटी, इसको क्या कहते हैं, ये असल में शख्सियत को कहते हैं, और शख्सियत दो चीज़ों से बनती है। एक आपका जो सोचने की जो सलाहियत है, जिस तरीके से आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं, और दूसरा आपका रवैया जिसे हम बिहेवियर कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है मिलकर शख्सियत को बनाती है, ठीक है। सो पर्सनैलिटी refer to the relative enduring characteristics that differentiate one person from another and that lead people to act in a consistent and predictable manner both in different situation over extended period of time is called personality। personality से मुराद
लोगों के वो खसूसियात होते हैं जो कि एक बंदे को दूसरे बंदे से अलग करती है या एक बंदे को दूसरे बंदे से जो है मुख्तलिफ बनाती है। ठीक है, ज़ाहिर बात है हर शख्स की जो शख्सियत होती है वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होती है। ऐसे आपने कभी भी नहीं देखा होगा कि दो बंदे हैं और दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे हो। ठीक है, मतलब उनका रवैया सेम हो सकता है लेकिन उनकी जो सोच है वो जो है मुख्तलिफ होंगे। ठीक है, इतनी सॉरी, ज़रूरी नहीं है कि लोगों का जो लोगों की जो सोच है, ठीक है, वो बिल्कुल एक जैसी हो। ठीक है, लोग बिहेव एक जैसे कर सकते हैं, लोगों को दिखाने के लिए एक जैसे कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो सोच है वो ज़रूरी नहीं है कि एक ही जैसे हो। ठीक है, सो कहते हैं कि हर शख्स की जो पर्सनैलिटी है वो दूसरे से मुख्तलिफ होती है और इसी तरह से इस बेस पर जो है वो क्या करते हैं, वो एक्ट करते हैं, वो बिहेवियर अपनाते हैं और मुख्तलिफ सिचुएशन में उनका जो रवैया होता है, उनकी जो सोच होती है, उनके जो एक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। आ जाते हैं पर्सनैलिटी की डिफिनीशन की तरफ। द एंड्यूरिंग और लास्टिंग पैटर्न ऑफ बिहेवियर एंड थॉट्स इज कॉल्ड पर्सनैलिटी। वही बातें जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि पर्सनैलिटी ये हमारे साथ क्या है, जिस तरीके से हम लोगों के साथ रवैया रखते हैं और हम जिस तरह की सोच रखते हैं, तो ये दोनों चीज़ें जो है इसको क्या कहते हैं, इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें जो है मिलकर शख्सियत को बनाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, पर्सनैलिटी, 4 मेजर पर्सपेक्टिव ऑन पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी में जो है हमारे साथ 4 मेजर पर्सपेक्टिव है, 4 मेजर जो गोल्स है या एम्स है या जिसे आप कह सकते हैं कि 4 मेजर इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि पर्सनैलिटी में क्या होती है, इंक्लूड होती है। सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ साइको एनालिटिक्स आती है। साइको एनालिटिक्स ये 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, साइको मीन माइंड, एनालिटिक्स मीन एनालिसिस। सो वो प्रोसेस जिसमें हम माइंड की एनालिसिस करते हैं, माइंड की हम किस तरह से एनालिसिस करते हैं कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हम किस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आगे हमारे प्लेन्स क्या है, ठीक है, हम हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस चीज़ पर है। तो इन सब चीज़ों के बारे में जब हम एनालिसिस करते हैं, इसको जब हम एनालाइज करते हैं, इस पर जब हम तबसरा करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइको एनालिटिक्स कहते हैं। तो साइको एनालिटिक्स में हम अनकॉन्शियस मोटिवेशंस को देखते हैं। ठीक है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन से मुराद वो ख्यालात, वो सोच, वो थॉट्स जो कि हमारे इख्तियार में नहीं होते, जो कि ख़ुद ब खुद जो है इनवॉलंटरी जो है हमारे जहन में आती है, वो बातें, वो सोच, वो ख्यालात, तो इसको कहते हैं अनकॉन्शियस मोटिवेशन। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी मेजर पर्सपेक्टिव है पर्सनैलिटी में वो है ट्रेट। ट्रेट किसे कहते हैं, ट्रेट मीन खसूसियात, करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पेसिफिक डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ट्रेट्स मीन करेक्टरिस्टिक। हर पर्सनैलिटी के जो है अपने ख़ास खसूसियात होते हैं, उसके अपने ख़ास करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसके बुनियाद पर एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे से मुख्तलिफ होता है और उसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ जो तीसरी मेजर पर्सपेक्टिव है पर्सनैलिटी, उसको हम ह्यूमनिस्टिक कहते हैं। ह्यूमनिस्टिक मीन इनर कैपेसिटी फॉर ग्रोथ। जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सब दोस्तों को पता है कि हर इंसान में जो है ये चाह मौजूद होती है, उनमें ये वो जो है उनमें ये ख्वाहिश मौजूद होती है कि उनकी जो मौजूदा हालत है वो क्या हो जाए, वो पहले से बेहतर हो जाए, उनकी जो ग्रोथ है उसमें डेवलपमेंट आ जाए, उनकी जो सिचुएशन है उसमें बेहतरी आ जाए। तो मतलब इसका यह है कि हर इंसान जो है वो बेहतरी की ख्वाहिश रखता है, बेहतर होने की कोशिश करता है। ठीक है, सो जिस बंदे में जिस हद तक कैपेसिटी होगी बेहतर बनने की, तो वो उस हद तक जो है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, सख्त वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ अगर सोशल कॉग्निटिव की बात करें तो सोशल मीन माशरा, कॉग्निटिव मीन जो हमारे मेंटल एबिलिटीज़ होते हैं। सो आपके जो मेंटल एबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है,
इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है सोसाइटी में लोगों के साथ ताल्लुकात बनाने में, लोगों के साथ इंटरेक्शन करने में, लोगों के साथ जो है बेहतर तरीके से जो है पेश आने में। ठीक है, तो सोशल कॉग्निटिव जो है ये आपके जो एनवायरनमेंट है, जिस जगह आप रहते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि अगर आपका रवैया लोगों के साथ अच्छा होगा, आप लोगों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएंगे, उनके साथ जो है बेहतर तरीके से बातचीत करेंगे, उनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होगा, तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपके इर्द गिर्द जो माहौल है वो खुशगवार होंगे। ठीक है, आप जो है अपने आप को रिलैक्स फील करेंगे, आप अपने आप को पुरसकून फील करेंगे। तो ये सारी चीज़ें किससे आती है, ये आपकी सोशल कॉग्निटिव एबिलिटी से आती है कि आप अपनी मेंटल एबिलिटीज़ को बरूह कार लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए अपने इर्द गिर्द जो माहौल है उसको आप पीसफुल बनाते हैं, उसको आप जो है बिल्कुल टेंशन फ्री बनाते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है, आपके सोशल कॉग्निटिव्स पर डिपेंड करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हम आ जाते हैं सिगमंड फ्रॉइड की तरफ। सिगमंड फ्रॉइड के बारे में आप दोस्तों ने फोर्थ सेमेस्टर में काफ़ी डिटेल के साथ पढ़ा था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में। सिगमंड फ्रॉइड जो है इसको जो है मॉडर्न साइकोलॉजी का के फादर जो है इसको माना जाता है। ठीक है, इनकी जो पैदाइश थी वो 1856 में हुई थी और ये जो है 1939 में जो है फिर क्या हुए, इस दुनिया से चपा हो गए। ठीक है, मतलब इस दुनिया से चले गए। What is the structure and development of personality according to Sigmund Freud and his successor? कहते हैं कि सिगमंड फ्रॉइड और उनकी जो कामयाबियां है, ठीक है, उनकी कामयाबियों और सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और पर्सनैलिटी का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, ठीक है, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है, और जब पर्सनैलिटी डेवलप हो जाती है तो कौन से स्ट्रक्चर आपको पर्सनैलिटी में मिलते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू साइको एनालिस्ट के मुताबिक साइको एनालिस्ट ये वो लोग होते हैं जो कि आपकी माइंड की एनालिसिस करते हैं। ठीक है, आपके माइंड को पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसको हम साइको एनालिस्ट कहते हैं। मच ऑफ बिहेवियर इज काज्ड बाय पार्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी विच आर फाउंड इन द अनकॉन्शियस और विच वी आर अनअवेयर। साइको एनालिस्ट के मुताबिक हमारे जो ज़्यादातर रवैये होते हैं, ज़्यादातर हम जो बिहेव करते हैं, तो हमारा जो रवैया होता है तो इसमें हमारे पर्सनैलिटी का ज़्यादातर हिस्सा वो हिस्सा होता है जो कि यूजुअली हमारे अनकॉन्शियस माइंड से आया हुआ होता है। अनकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अनकॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस पर्सनैलिटी से मुराद ये है कि ऐसे ख़यालात, ऐसे आइडियाज़ जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होते, जो कि हम अपनी मर्ज़ी से उसको नहीं सोचते, बल्कि वो ख़ुद ब खुद हमारे माइंड में आ जाती है किसी चीज़ को देखकर या किसी सिचुएशन को देखकर। तो उस सिचुएशन या उस इवेंट या उस बंदे को देखकर हमारे माइंड में जो ख़यालात आते हैं ख़ुद ब खुद, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनकॉन्शियस थिंकिंग, अनकॉन्शियस थॉट्स कहते हैं। ठीक है, एंड विच वी आर अनअवेयर, और ज़्यादातर हम इससे बाखबर नहीं रहते, हम इससे बेखबर होते हैं और हमारे माइंड में वो बात आ चुकी होती है और उस बात को लेकर हम उसके बेस पर क्या कर लेते हैं, एक्ट कर लेते हैं, एक्शन कर लेते हैं, बिहेव कर लेते हैं। तो साइको एनालिस्ट के मुताबिक हम ज़्यादातर जो रवैया अपनाते हैं तो वो यूजुअली हम अपने पर्सनैलिटी के अनकॉन्शियस पार्ट से लेकर जो है वो करते हैं। ठीक है, मतलब हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब हम वो काम कर लेते हैं तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमने जो किया है तो ये ठीक किया है या गलत किया है। ठीक है, फ्रॉइड 3 लेवल ऑफ अवेयरनेस एंड कॉन्शियस, इसी तरह से सिगमंड फ्रॉइड ने जो है अवेयरनेस या कॉन्शियसनेस के जो है 3 लेवल पेश किए थे, जिसमें एक हमारे साथ कॉन्शियस माइंड है, दूसरा हमारे साथ प्री कॉन्शियस माइंड है और तीसरा जो है वो हमारे साथ अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे।
साइको एनालिसिस पर बात करते हैं डियर स्टूडेंट। फ्रूइड्स थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। साइको एनालिसिस में सिगमंड फ्रूइड ने जो पर्सनैलिटी थ्योरी को पेश किया था उसके मुताबिक 3 लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, हमारे साथ कॉन्शियसनेस के जो है 3 लेवल है, ठीक है। एक हमारे साथ कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड ये हमारे साथ वो माइंड होता है जिसमें जो है चीज़ें पहले से मौजूद होती है और हमें उन चीज़ों के बारे में पता भी होता है जिसके बारे में हम सोच रहे होते हैं। माइंड थिंग्स वी आर फोकसिंग ऑन मतलब हमारा माइंड जिन चीज़ों पर सोच रहा होता है तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। हमें जो है पता होता है कि हम क्या सोच रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ के बारे में हम सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। तो इस कॉन्शियस माइंड में हमें हर चीज़ के बारे में पता होता है जो हम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ दूसरा जो लेवल आता है वो प्री कॉन्शियस माइंड का है। प्री कॉन्शियस माइंड में क्या होता है? माइंड थिंग्स आर नॉट करंटली अवेयर ऑफ बट विच वी कुड फोकस ऑन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हमारे माइंड को जो है पता नहीं होता कि जो है मैं क्या सोच रहा हूँ, या हमें पता नहीं होता कि हम क्या सोच रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसको कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, हम इस बारे में सोच रहे थे, हम ये काम करना चाहते थे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम प्री कॉन्शियस माइंड कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ तीसरा लेवल आता है जिसको हम अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। माइंड डेट विच वी आर अनअवेयर ऑफ। अनकॉन्शियस माइंड ये हमारे साथ कॉन्शियसनेस का वो लेवल है जिसमें हम जो सोच रहे होते हैं, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं और क्यों सोच रहे होते हैं, इसके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं होता, ठीक है। बस अचानक जो है हमारे माइंड में जो है थिंकिंग आ जाती है, हमारे माइंड में किसी चीज़ का आइडिया आ जाता है और उसको हम परफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन हमें पता नहीं होता कि ये ख्याल जो है हमारे माइंड में कहाँ से आया या क्यों आया, किस वजह से आया, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं? अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। Sorry. Psychoanalysis. Freud theory of personality. Freud theory suggests that personality is composed of the id, the ego and the superego. फ्रूइड थ्योरी के मुताबिक सिगमंड फ्रूइड ने जो है ये बात कही थी कि जो शख्सियत बनती है तो शख्सियत को बनने में जो है 3 चीज़ें जो है वो दरकार होती है, 3 चीज़ें जो है रिक्वायर्ड होती है पर्सनैलिटी को बनने के लिए। एक हमारे साथ इड है, दूसरा हमारे साथ ईगो है और तीसरा हमारे साथ सुपर ईगो है, ठीक है। इट क्या है? इड the unorganized inborn part of personality whose purpose is to immediately reduce tension relating to hunger, sex, aggression and other primitive impulses. इड ये हमारे साथ वो सिचुएशन होती है जो कि पैदाइशी तौर में बच्चों में जो है वो मौजूद होती है। पैदाइशी तौर पर बच्चों में ये खसूसियत जो है, आप इसको खसूसियत कह सकते हैं, ट्रेट कह सकते हैं। तो ये जो है पैदाइशी तौर पर जो है बच्चों में मौजूद होती है। और इसमें क्या होता है? इसमें एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो इंडिविजुअल होता है जो कि इड कर रहा होता है, जिसमें इड पाया जाता है, तो वो सिचुएशन को नहीं देखता, वो ये नहीं देखता कि आया ये सिचुएशन जो है इस काम के लिए ठीक है या नहीं है। बस उनको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो उस चीज़ के पीछे पड़े हुए होते हैं और कहते हैं कि मुझे जो है ये चीज़ हर हाल में चाहिए। अगर आप बच्चों की एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले तो आपने जो है बच्चों को नोट किया होगा कि जब बच्चों को भूख लगती है तो वो फिर ये नहीं देखते कि हमारी जो माँ है वो घर के काम कर रही है या हमारी जो माँ है वो दूसरे बच्चों को देख रही है या वो किसी और काम में मसरूफ़ है। इन चीज़ों को नहीं देखते बच्चे, बल्कि वो जो है अचानक रोना शुरू कर देते हैं और जो है क्या करते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरी करने के लिए अपनी जो वालिदा है उसको जो है अपनी तरफ मुतवज्जे करने की हर तरह की कोशिश करते हैं, इस वजह से कि उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए। तो इसको कहते हैं इड। तो इसी तरह से अगर बच्चों को भूख लगी होती है, ठीक है, इसके अलावा अगर सेक्स डिज़ायर अचानक आ जाए तो वो फिर ये नहीं देखते कि
ये बंदी जो है मतलब ये अब मुझे इस टाइम ये करना चाहिए या नहीं, इस टाइम ये बेहतर है या नहीं। बस जिस टाइम उनको ज़रूरत पड़ जाती है तो वो फिर उसको पूरा करने के लिए जो है सब कुछ करते हैं और दूसरे बंदे का ख्याल नहीं रखते, दूसरे बंदे की केयर नहीं करते, उनको अपनी ज़रूरत से मतलब होता है। ठीक है, एग्रेशन हो गया। और इसी तरह से दूसरे जो प्रिमिटिव इम्पल्सेस है, प्रिमिटिव इम्पल्सेस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसको क्या कहते हैं, इसको इड कहते हैं। ठीक है, ईगो, ईगो किसे कहते हैं? ईगो रिस्ट्रेन इन instinctual energy in order to maintain the safety of the individual and to help the person to be a member of society। ईगो किसे कहते हैं? सिंपल अल्फाज में ईगो से मुराद में मतलब आप अपने आप को सब कुछ कहते हैं और दूसरों को आप कुछ भी नहीं समझते, तो इसको कहते हैं ईगो। मतलब आप ये कहते हैं कि बस जो भी है मैं हूँ और मेरे अलावा जो है कोई भी नहीं है, ठीक है, इस सोसाइटी में, तो इसको कहते हैं ईगो। सो ईगो ये असल में ये एक ऐसी एनर्जी होती है, एक ऐसे फीलिंग्स होते हैं, एक ऐसे जज्बात होते हैं जिसमें जब किसी बंदे को जो है कोई चीज़ पसंद आ जाए, कोई काम करना जो है वो पड़ जाए, तो वो फिर ये नहीं देखते कि ये मेरे लिए ठीक है या गलत है। उस कंडीशन में जो है उनमें राइट और रॉन्ग की जो है जो एबिलिटी है वो मौजूद नहीं होती और उनको जो अच्छा लगता है तो वो कर लेते हैं और दूसरे लोगों को उनको परवाह नहीं होती। ठीक है, तो इसको कहते हैं ईगो। इसी तरह से अगर सुप्रीगो हम देखें तो सुप्रीगो ये हमारे साथ हाईएस्ट क्वालिटी है पर्सनालिटी की। ठीक है, इसमें पहली बात ये होती है कि इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं तो उनमें ये पहचान होती है कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या गलत है। तो मतलब इसका ये है कि सुप्रीगो में इंडिविजुअल लोगों में जो है उनमें ठीक और गलत की पहचान होती है, ठीक और गलत में फ़र्क करने की सलाहियत मौजूद होती है। ठीक है, सुप्रीगो द राइट्स एंड रॉन्ग ऑफ सोसाइटी एंड कंसिस्ट ऑफ द कॉन्शियस एंड द ईगो आइडियल। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये जो भी काम करते हैं तो ये अपने होश और हवास में रहकर काम को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ सुप्रीगो कहलाता है। फ्लूइड एंड पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर, इड इड की अगर हम बात करें तो एनर्जी कॉन्स्टेंटली स्ट्राइविंग टू सेटिस्फाई बेसिक ड्राइव प्लेजर प्रिंसिपल इज कॉल्ड इड। इड जो है ये हमारे साथ वो स्टेज है जिसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने जो प्लेजर है उसको पूरा करने के लिए जो है सरगर्म रहते हैं और दूसरों का इनको जो है किसी किस्म की परवाह नहीं होती, तो इसको हम इड कहते हैं। ठीक है, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने बेसिक डिराइव या अपने बेसिक जो डिज़ायर है उसको पूरा करने के लिए जो है सरगर्म रहते हैं। इसके बाद हमारे साथ ईगो आता है, seeks to gratify the id in realistic way, relative principle। ईगो जो है ये हमारे साथ रिलेटिव प्रिंसिपल है, इसमें जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपनी जो इड है उसको जो है हकीकत में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी तरह से फिर हमारे साथ सुपर ईगो आता है, वॉइस ऑफ कॉन्शियस, जो कि हमारे कॉन्शियसनेस का आवाज़ होती है, हमारी जो ज़मीर है उसकी आवाज़ होती है। दैट फोकसेस ऑन हाउ वी आउट और टू बिहेव, जिसमें लोग जो है इस बात पर फोकस करते हैं कि हमें किस तरह से जो है बिहेवियर करना चाहिए, किस तरह से हमें रवैया रखना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं सुपर ईगो। ठीक है, Freud, superego, id, and ego. According to Freud, an individual's feelings, thoughts, and behavior are the result of the interaction of the id, superego, and the ego. सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक लोग जो फील कर रहे होते हैं, लोग जो सोचते हैं और वो जो रवैया अपनाते हैं, तो उसके पीछे जो बुनियादी वजह होती है वो उनका इड होता है, उनका सुपर ईगो होता है और उनका ईगो होता है। मतलब इन तीनों चीज़ों के बेसिस पर लोग जो है दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इस दौरान उनके जो फीलिंग्स होते हैं, थॉट्स होते हैं और जो रवैया वो अपनाते हैं तो वो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर अपनाते हैं। ठीक है, अगर किसी में इड होगा तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, अगर किसी में ईगो होगी तो वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश होंगे, अगर किसी
किसी में सुपर ईगो होगा तो वो फिर सही गलत को देखकर बात करेंगे, फैसला करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, इसमें मुश्किल की कोई बात नहीं है। Freud theories of personality. The id, the ego and super ego are continually in conflict with one another. इसी तरह से ये तीनों जिसे हम id, ego and super ego कहते हैं, तो ये मुसलसल जो है एक दूसरे के साथ जो है ये कन्फ्लिक्ट में जो है ये पड़े होते हैं। ठीक है, दिस कन्फ्लिक्ट जनरेट एंजाइटी। अब लोगों में जब इस तरह के ख्यालात पाए जाएंगे, इस तरह के क्या कहते हैं ट्रेड्स होंगे ये पाए जाएंगे, तो यूजुअली वो लोग जो है तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, और जब तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे तो उनमें फिर एंजाइटी जो है वो डेवलप्ड होगी। ठीक है, इफ़ द ईगो डिड नॉट इफ़ेक्टिवली हैंडल द रिजल्टिंग, अगर ईगो जो है इसको जो है प्रॉपरली जो है हैंडल ना किया जाए तो इसके नतीजे में लोगों में फिर एंजाइटी जो है वो पैदा हो जाती है। पीपल वुड बी सो ओवरवेल्म विद एंजाइटी दैट दे वुड नॉट बी एबल टू कैरी ऑन विद द टास्क ऑफ एवरीडे लाइफ। तो इसकी वजह से जो लोग हैं तो वो फिर अपने जो रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ है उसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनमें जो है एंजाइटी डेवलप हो चुकी होंगी। उनको जो है हर वक्त जो है डर लगा रहेगा, हर वक्त खौफ लगा रहेगा कि अगर मैंने इस काम को गलत कर दिया तो पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, या लोग जो है मेरे साथ क्या करेंगे। तो इस वजह से वो फिर अपने रोज़मर्रा के जो टास्क है उसको प्रॉपर तरीके से मुकम्मल नहीं कर पाते। The ego tries to control anxiety, that is to reduce anxiety through the use of ego defense mechanism. अब ईगो में जो इंडिविजुअल होते हैं वो अपने ईगो डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए अपनी जो एंजाइटी है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ ईगो, अब ईगो की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। When the inner war get out of hand, the result is anxiety. ईगो में हमारे साथ जो इंडिविजुअल होते हैं जब वो एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है, जब उनके जो इनर थॉट्स हैं वो कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और वो थॉट्स जो है उनको पूरे नहीं हो रहे होते हैं, तो वो जो है कंट्रोल से बाहर होकर फिर वो फिज़िकल में कन्वर्ट हो जाता है। और इन इनर थॉट्स को जो है बाहर निकालने के लिए वो फिर क्या करते हैं, लोगों के साथ हाथापाई करते हैं, लोगों के साथ लड़ाई या झगड़े करते हैं। और इसमें हमारे साथ जो पेशेंट होते हैं वो फिर एंजाइटी में रहते वो फिर एंजाइटी में रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ईगो प्रोटेक्ट इटसेल्फ बाय डिफेंस मैकेनिज्म। इसी तरह से ईगो जो है अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म के ज़रिए प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है, मतलब यह है कि एक शख्स है, ठीक है, उसको जो है किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरत पूरी अगर नहीं हो रही तो ज़ाहिर बात है उसके लिए वो फिर चीखेगा, चिल्लाएगा, लोगों के साथ हाथापाई करेगा और इसी तरह से अपनी बात को किसी ना किसी तरीके से वो मनवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये झगड़ा लड़ाइयाँ जो करता है या जो हाथापाई करता है, ठीक है, तो ये असल में उसका अपने ईगो को बचाने की एक क्या है, एक मैकेनिज़्म है जिसको हम डिफेंस मैकेनिज़्म कहते हैं। ठीक है, डिफेंस मैकेनिज़्म क्या करता है, रिड्यूस और रीडायरेक्ट एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। ठीक है, अब डिफेंस मैकेनिज़्म में जब इंडिविजुअल डिफेंस मैकेनिज़्म करते हैं तो जाहिर बात है वो क्या कर रहे होते हैं, लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हो रहा होता है, तो इस दौरान फिर वो क्या करते हैं, हकीकत को वो क्या करते हैं, ख़राब करते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। मिसाल के तौर पर एक चीज़ है वो मांग रहा है जो कि अगर रियलिटी में हम देखें तो वो गलत होता है, तो लोग उनको जो है वो नहीं करने दे रहे होते हैं। तो इस दौरान जो है वो अपनी ईगो को पूरा करने के लिए लोगों के साथ हाथापाई कर लेता है। तो इसका मतलब ये है कि उसने जो हकीकत है, जो रियलिटी है, ठीक है, उसको क्या किया, उसको डिस्टर्ब किया, उसको तबाह किया, उसको ख़राब किया। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज़्म के ज़रिए वो अपनी एंजाइटी को क्या करता है, कम करने की कोशिश करता है। Ego defense mechanism. A defense mechanism is a psychology tendency that the ego uses to help prevent people from becoming overwhelmed by any conflict.
ईगो डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमारे साथ डिफेंस मैकेनिज्म है, इज अ डिफेंस मैकेनिज्म इज अ साइकोलॉजी टेंडेंसी। ये लोगों की जो माइंड है उसकी वो टेंडेंसी होती है, वो सलाहियत होती है जिसमें वो क्या करते हैं, अपने ईगो को इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, हेल्प प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बिकमिंग ओवरवेल्म्ड बाय एनी कन्फ्लिक्ट। अपने आप को किसी भी मुश्किल में डालने से क्या करते हैं, बचाते हैं और अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरी करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। And the resulting anxiety among the ego and super ego. Defense mechanism operate at an unconscious level. अब जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है तो वो अनकॉन्शियस लेवल पर जो है वो काम कर रहा होता है, क्योंकि इसमें जो पेशेंट होता है, जो इंडिविजुअल होते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से अनकॉन्शियस लेवल में वो काम कर रहे होते हैं। We are not aware of them during the time that we are actually using them. अब हम जब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो हमें असल में पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं। क्योंकि ईगो जो है उसकी एक ज़िद होती है, जिसे आप कह सकते हैं कि उनकी अना की बात जो है वो बन गई होती है, जिसकी वजह से वो फिर ये नहीं देखते कि जो मैं कर रहा हूँ ये ठीक है या नहीं है, या वो जो कर रहे होते हैं तो उनको उसकी समझ बिल्कुल नहीं आ रही होती, ठीक है। हाउएवर, इसके अलावा we may later become aware of their previous operation and the uses। लेकिन इसके अलावा जब वो इस काम को कर लेते हैं, इस डिफेंस मैकेनिज्म को परफॉर्म कर लेते हैं, तो परफॉर्म करने के बाद उनको फिर पता चलता है कि मैंने ये क्या किया था, ये क्यों किया था, किस वजह से किया था, ठीक है। तो एक बिहेवियर है, उसको परफॉर्म करने के बाद फिर उनको जो है पता चल जाता है कि ये काम मैंने किया था, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, मज़ीद आगे बढ़ते हैं रिप्रेशन की तरफ। रिप्रेशन क्या है? रिप्रेशन यूजुअली, इसको अगर हम जनरली डिस्कस करें तो रिप्रेशन ये हमारे साथ वो कंडीशन होती है किसी शख्स की, किसी बंदे की या किसी इंडिविजुअल ग्रुप की, जिसमें वो क्या करते हैं, उनके साथ जो माजी में पेश आए हुए जो वाक़यात होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, जो कि सेटिस्फाइड नहीं होते, ठीक है, सेटिस्फाइड फुल नहीं होते, इसके अलावा जो है वो अनएक्सेप्टेबल होते हैं। तो ऐसे ख़यालात, ऐसी तौर जो है लोग क्या करते हैं, इसको लोग बुलाने की कोशिश करते हैं, इसको रिप्रेस करने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो ख़यालात, वो इवेंट्स इनको दोबारा याद ना आए। तो इस किस्म के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं, जिसमें लोग अपनी मेमोरी को बुलाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। कभी कभी जो है उनको किसी ना किसी मौके पर वो याद आ जाती है। तो इस तरह के सिचुएशन को क्या कहते हैं, रिप्रेशन कहते हैं। रिप्रेशन पुशिंग अनएक्सेप्टेबल एंड एंजाइटी प्रोड्यूसिंग थॉट्स इनटू द अनकॉन्शियस। रिप्रेशन में क्या होता है, रिप्रेशन में लोग जो है अनएक्सेप्टेबल और ऐसे थॉट्स जो कि एंजाइटी को जन्म देती है, एंजाइटी को प्रोड्यूस करती है, तो ऐसे थॉट्स को लोग क्या करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की तरफ ले जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जिसमें हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता, ठीक है। सो इन्वॉल्व इंटेंशनल फॉरगेटिंग, इसमें क्या होता है, लोग इंटेंशनली, इरादतन चीज़ों को बुलाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, बट नॉट कॉन्शियसली डन, लेकिन उसको जो है वो नहीं कर पाते। रिप्रेस मटीरियल कैन बी मेमोरीज। अब जिस चीज़ को वो रिप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है, जिस चीज़ को वो बुलाना चाहते हैं, तो उसमें आपके बेड मेमोरीज भी आ जाती है और इसके अलावा अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन, ऐसे इवेंट जो कि अनएक्सेप्टेबल हो, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है रिप्रेशन में आ जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ रेप विक्टिम कैन नॉट रिकॉल द डिटेल ऑफ द अटैक। एक ऐसी बंदी है या बंदा है जिसके साथ रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है, ठीक है, तो वो ये कभी भी नहीं चाहेगा कि वो दोबारा उन इवेंट्स को याद करे जो उनके साथ हुआ था, ठीक है। तो वो कोशिश करेंगे कि वो इवेंट्स को जो है भूल जाए और उनके जो माइंड है उससे वो इवेंट जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ रिग्रेशन आता है। रिग्रेशन से मुराद ये है कि आपके अर्ली स्टेजेस में आपके पास में आपके साथ
जिस तरह से हुआ था, तो उसके बेस पर आप जो रवैया अपनाते हैं, आप जो एक्ट करते हैं, तो इसको रिग्रेशन कहते हैं। रिग्रेशन एक्टिंग इन वे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली लाइफ स्टेजेस, अर्ली स्टेज ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अ यंग एडल्ट, मिसाल के तौर पर एक लड़का है, ठीक है, एंशियस ऑन अ ट्रिप टू हिज पेरेंट or home, sit in the corner reading comic book as he often did in grade school। एक बच्चा है, ठीक है, जो कि अपने वालिदैन के साथ ट्रिप पर है, ठीक है, या घर में है, ठीक है, तो वो अपने वालिदैन के सामने जो है इस तरह से फ्री नहीं बैठ सकता, बल्कि वो जब भी अपने वालिदैन को देखेंगे तो वो या तो बुक उठाएंगे, ठीक है, या कोई और काम करेंगे जिससे उनके वालिदैन जो है उनको जो है ये बंदा जो है ये फील कराए कि मैं बिज़ी हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनको जो है अपने आप उनसे जो है अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह के जो रवैये लोग अपनाते हैं तो इसको रिग्रेशन कहते हैं, ठीक है। रिएक्शन फॉर्मेशन कैसे कहते हैं? रिप्लेसिंग एन एंजाइटी प्रोड्यूसिंग फॉर्मेशन फीलिंग्स विद इट एग्जैक्ट अपोजिट, ठीक है। ऐसे फीलिंग्स जिसकी वजह से उनमें एंजाइटी पैदा होती है, उनमें खौफ पैदा होता है, उनमें डर जो है वो जन्म लेना शुरू करता है। तो ऐसे ख़यालात को जो है इसके अपोजिट ख़यालात में मुंतकिल करना, इसके अपोजिट जो है थिंकिंग करना, सोच विचार करना, तो इसको प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिएक्शन फॉर्मेशन कहते हैं। Typically going overboard, repressed thoughts appear as mirror opposite, ठीक है। A man who is anxious about his interest in gay men begins dating women several times a week। ऐसे बंदे, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, एक मर्द है जो इसमें जो है गे मैन के जो है जो खसूसियात है या गे पन के जो बातें होती है, जिसमें जो मर्द होता है उसको जो है अपना आप जो है कुछ अजीब फील होता है और वो दूसरे मर्दों की तरफ जो है राग़िब होता है या राग़िब होने की जो चांसेस है उसमें जो है पैदा होते हैं। तो ऐसा बंदा जो है रिएक्शन फॉर्मेशन प्रोसेस में क्या करता है? वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीमेल्स के साथ डेट करता है, ठीक है, फ़ीमेल्स के साथ जो है वो डेटिंग करता है ताकि उनमें जो मर्दों की तरफ राग़िब होने की जो ख़ामी पैदा हुई है तो वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसको कहते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। मतलब उसने अपने फीलिंग्स को जो है दूसरे फीलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, नेगेटिव फीलिंग्स को उसने पॉजिटिव फीलिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। औरतों की तरफ राग़िब होना, फीमेल्स की तरफ राग़िब होना, ये एक पॉजिटिव बात है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मर्द की तरफ राग़िब हो जाए तो ये इंतहाई बेशर्मी, बेहूदगी और बेहयाई वाली बात है और नेगेटिव बात है। इसी तरह से फ़ीमेल की तरफ राग़िब होती है तो इंतहाई बेशर्मी, बेहूदगी और बेहयाई की बात है, ठीक है। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। रेशनलाइजेशन से मुराद ये है कि आप जो काम करते हैं तो उसके लिए आप एक बहाना बनाते हैं कि यार मैंने ये काम किया, ये इसलिए किया, इसके ये एडवांटेजेस है, ये फ़ायदे हैं, तो इस फ़ायदों के बेस पर मैंने जो है इस काम को जो है किया है, ठीक है। तो इसको कहते हैं रेशनलाइजेशन। क्रिएटिंग फॉल्स बट बिलीव एक्सक्यूजेस टू जस्टिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, रियल मोटिव फॉर बिहेवियर इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय ईगो, ठीक है। रेशनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? गलत बहाने बनाते हैं, झूठ मूठ के बहाने बनाते हैं और हमने जो काम किया होता है उसको इस अंदाज में पेश करते हैं कि दूसरे लोग जो है उस पर क्या करें, उस पर बिलीव करें, ठीक है। अ स्टूडेंट चीट्स ऑन एन एग्ज़ाम, मिसाल के तौर पर एक स्टूडेंट है, उसने जो है एग्ज़ाम में क्या किया? नकल किया। एक्सप्लेनिंग, ये बताते हुए कि चीटिंग इज़ जेन्युइन ऑन एन अनफेयर एग्जामिनेशन, कि चीटिंग जो है ये अनफेयर एग्ज़ामिनेशन में जो है ये मतलब ऐसे एग्ज़ामिनेशन जिसमें सब लोग कर रहे होते हैं तो अगर मैंने कर लिया तो क्या हुआ, ठीक है। ये एक बहाना उसने पेश किया है जो कि गलत है, लेकिन उसने जो है अपनी बात को मनवाने के लिए पेश किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ डेनियल आता है। डेनियल ये हमारे साथ ऐसा सिचुएशन है जिसमें लोग जो है हकीकत से क्या करते हैं? हकीकत से मुंह मोड़ते हैं, हकीकत को एक्सेप्ट नहीं करते। मिसाल के तौर पर आप जो है एक लड़की को कहें, ठीक है, एक औरत है, आप उनको कहें कि आप
जो है आपकी उम्र ज़्यादा हो गई है, आप बूढ़ी हो गई है, तो आगे से वो औरत जो है आपको जवाब देगी कि मैं तो आपकी बेटी की जगह हूँ, ठीक है, मैं तो आपकी छोटी बहन की जगह हूँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है, अभी तो मैं 15 साल की लगती हूँ, ठीक है, या 15 साल की हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि आप 40 साल के हो गई है, ठीक है। तो इस तरह की जो बातें लोग मनाते हैं, इस तरह की जो बातें लोग करते हैं, तो इस किस्म के रवैये को क्या कहते हैं, डेनियल कहते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट मीन रीडायरेक्टिंग इमोशनल फीलिंग टू अ सब्सटीट्यूट टारगेट, ठीक है। आप अपनी जो फीलिंग है अपने टारगेट की तरफ करते हैं, ठीक है, अपने टारगेट की तरफ करते हैं, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इन्वॉल्विंग डायरेक्टिंग अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस ऑन टू अ लेस थ्रेटनिंग ऑब्जेक्ट, जिसमें मिसाल के तौर पर आप जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए हैं, तो आप अपने उस गुस्से को निकालना नहीं चाहते, लेकिन वो आपके अंदर मौजूद है, आपको उसने जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, अपने गुस्से को निकालने के लिए आप दूसरों पर गुस्सा नहीं करेंगे, बल्कि ऐसी चीज़ पर अपना गुस्सा निकालेंगे जिससे आपको पता हो कि इससे मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। मिसाल के तौर पर घर में पड़ी हुई एक फुटबॉल हो गई, तो आप अपने गुस्से को जो है उस फुटबॉल पर निकालते हैं और उसको जो है ज़ोर ज़ोर से लाते दे रहे हो, या आप अब हाथ में जो है बॉल को लेकर दीवार पर गुस्से से तेज़ तेज़ मार रहे हो, तो ये आप अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो आपने अपने गुस्से का जो पैटर्न है वो जो है चेंज करके दूसरी तरफ कर दिया, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। अ हस्बैंड एंग्री एट द वे हिज बॉस ट्रीटेड हिम, स्क्रीम एट हिज चिल्ड्रन। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है, ठीक है, उसको ऑफिस में जो है उसके बॉस ने जो है उन पर गुस्सा कर दिया, तो ज़ाहिरी बात है अब वो हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो वो तो अपना गुस्सा अपने बॉस पर नहीं निकाल सकता, तो वो घर आएगा, अपने छोटे बच्चे को जो है उसको डांटेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं इस पर गुस्सा भी करूँ तो ये मुझे आगे से कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो इस तरह के जो रवैये होते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इंस्टेड ऑफ टेलिंग योर प्रोफेसर what you really think of her, would delegate and harass a slow driver on your way home from school, ठीक है। तो इस किस्म के जो बिहेवियर होते हैं इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसके बाद आता है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन ये हमारे साथ वो सिचुएशन होती है कि जिसमें एक बंदा जो है वो गलती कर लेता है, लेकिन अपनी गलती को जो है दूसरे लोगों पर डाल देता है कि इस बंदे ने मुझे इस तरह से कहा था, या इस बंदे की ये हरकत थी, तो इस हरकत की वजह से जो है ये काम हो गया। मतलब अपनी गलती पर दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। प्रोजेक्शन एट्रीब्यूटिंग वंस ऑन अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स और बिलीव टू अदर, ठीक है, मतलब अपने जो अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स या बिलीव होते हैं तो वो जो है दूसरे लोगों पर डाल देते हैं। परसीविंग द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन टर्म ऑफ वन ओन पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। अ हस्बैंड हु हैज़ अ हॉस्टाइल नेचर माइट एट्रीब्यूट दिस हॉस्टिलिटी टू हिज वाइफ एंड से शी हैज़ एन एंगर मैनेजमेंट प्रॉब्लम, ठीक है। इसके साथ साथ सब्लिमेशन की अगर हम बात करें तो सब्लिमेशन सब्सटीट्यूट सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस। इसमें लोग जो बिहेव करते हैं तो वो उस अनएक्सेप्टेबल इम्पल्सेस के लिए करते हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होते, लेकिन वो क्या कर लेते हैं, उसको जो है ऐसे अंदाज में कर लेते हैं जिसको लोग क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लोग उसको मानते हो। प्लेइंग वीडियो गेम इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन अ फाइट। मिसाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ है, तो आप जो है जंग करने के बजाय गेम करने के लिए बैठ जाए, ठीक है, और गेम शुरू कर देते हैं, तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन। मतलब आपने अपने जो एंगर मूड है उसको मुकम्मल तौर पर जो है उसको डाइवर्ट करके एक पीसफुल इवेंट की तरफ जो है उसको लेकर गए हैं, तो इस किस्म के अमल को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। फ्रूइड स्टेजेस ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Freud's psychoanalytic theory of personality suggested that personality develops through a series of stages, each of which is associated with a major stage's biological function, ठीक है। फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी के मुताबिक जो है पर्सनैलिटी की जो डेवलपमेंट है ये एक सीरीज़ ऑफ स्टेजेस पर मुश्तमिल होती है, और उस सीरीज़ ऑफ स्टेजेस के जो स्टेजेस होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के साथ एसोसिएट होते हैं, उसके साथ लिंक होते हैं।
मोर स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर फ्रूड theorized that as people age, they pass through several systematic stages of psychosexual development in their personality. फ्रॉइड ने जो है ये बात कही थी कि लोगों का उम्र गुजरने के साथ साथ ये लोग जो है एक ख़ास सिस्टमेटिक स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से गुजरते हैं, ठीक है। और इनकी जो शख्सियत है उसमें जो है काफ़ी जो है मुख्तलिफ़ किस्म के चेंजेस जो है आपको उनकी थ्रू लाइफ जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो इसमें हमारे साथ जो पहला स्टेज आता है उसको हम साइकोसेक्सुअल स्टेज कहते हैं। साइकोसेक्सुअल स्टेज में क्या होता है, इसमें हमारे साथ मुख्तलिफ़ स्टेजेस है, ठीक है, मुख्तलिफ़ सब स्टेजेस पर डिवाइड हुआ है। पहला जो स्टेज है उसको हम ओरल स्टेज कहते हैं। ओरल स्टेज की जो ड्यूरेशन है वो बच्चे की पैदाइश से लेकर 18 महीनों तक होती है। इसमें जो मेजर पार्ट होता है बच्चों की, जिससे वो प्लेजर हासिल करते हैं, जिससे वो जॉय हासिल करते हैं, जिससे उनको खुशी मिलती है, तो वो उनकी माउथ होती है, उनका माउथ होता है, ठीक है, या होती है, जिससे वो क्या करते हैं, खाना खाते हैं, दूध पीते हैं। तो उनको जब खाना मिलता है, दूध मिलता है, तो माउथ के ज़रिए मिलता है, और इससे जो है उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, खुशी हासिल होती है, प्लेजर मिलता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा फेज़ आता है साइकोसेक्सुअल स्टेज में, तो उसको एनल स्टेज कहते हैं। एनल स्टेज की जो शुरुआत है वो फिर 18 मंथ से लेकर 36 मंथ तक है, 18 मंथ से लेकर 36 मंथ तक है, ठीक है। इसमें जो बच्चे होते हैं तो ज़्यादातर उनकी जो फोकस है वो बोवल या ब्लैडर एलिमिनेशन पर होती है, ठीक है। मतलब इसमें जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, एलिमिनेशन की जो प्रैक्टिस है उसको करते हैं, और एलिमिनेशन को जब भी वो करते हैं, एलिमिनेट जब करते हैं, ठीक है, वेस्ट मटीरियल को, तो इससे उनको बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज आता है, फेज़ आता है, उसको फेलिक स्टेज कहते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है ये 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक होती है। फोकस ऑन जेनिटल या ओडिपस कम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। इसमें जो बच्चे होते हैं तो वो अपने जेनिटल पर फोकस करते हैं, ठीक है, जिसमें वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं और अपने जेंडर आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो चौथा स्टेज आता है उसको लेटेंसी कहते हैं, जो कि 6 से लेकर प्यूबर्टी तक है, ठीक है। 6 से लेकर प्यूबर्टी तक मतलब 6 साल से लेकर 12 साल लड़कियों के लिए और 14 या 15 साल लड़कों के लिए है, ठीक है, क्योंकि इस एज में बच्चे जो है वो बालिग हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेक्सुअलिटी इज़ डोरमेंट। इसमें जो सेक्सुअलिटी होती है, ठीक है, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डोरमेंट होते हैं, पीक पर होते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो लास्ट स्टेज आता है उसको जेनिटल कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी से लेकर फिर आगे मज़ीद जितनी लाइफ होती है उस तक हो रही होती है। इसमें लोगों में जो सेक्सुअल फीलिंग है दूसरे लोगों की तरफ वो पैदा हो जाती है, और लोग जो है अट्रैक्ट होते हैं अपोजिट सेक्सेस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे साथ वो फेजेस है जो कि साइकोसेक्सुअल स्टेज में आपको देखने को मिलती है। एमसीक्यूज़ के हवाले से ये स्लाइड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज़ में इससे ऑलरेडी आए हुए हैं 2-3 एमसीक्यूज़, अभी से मैं आपको कह रहा हूँ, सो इसको आप अच्छी तरीके से मेमोराइज़ कर लीजिए। अब ये हमारे साथ साइकोसेक्सुअल स्टेजेस है जो कि मैंने अभी आपको एक एक करके बताएं, वही बातें हैं इसमें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसको आप ख़ुद देख लीजिए तो आपको इसकी ख़ुद समझ आ जाएगी, ठीक है। बिल्कुल वही बातें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई कि इन स्टेजेस में क्या क्या होता है, कैसे फीलिंग होती है बच्चों की, ठीक है। तो पैदाइश से लेकर एडल्ट हो तक उनमें जो तब्दीलियाँ आती हैं, उनकी जो फीलिंग्स में और बिहेवियर में तब्दीलियाँ आती है, तो इसमें जो है आपको वो बताया गया है, आप इसको देख सकते हैं। एरिक एरिक्सन, इनकी पैदाइश 1902 में हुई थी और 1994 में ये तख्ता हो गए, मतलब मर गए, ठीक है। एरिक एरिक्सन वाज अ स्टेज theorist who took fruit controversial theories of psychosexual development and modify it as psychosocial theory। एरिक एरिक्सन जो है ये एक स्टेज थ्योरिस्ट थे, ठीक है। इन्होंने जो ज़्यादातर काम किया था तो वो फ्रूइड कंट्रोवर्शियल थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट पर किया था, और इसी वजह से उन्होंने फिर इस थ्योरी को जो है मॉडिफाई करके इसको नाम दिया साइको
सोशल थ्योरी का, ठीक है, साइको सोशल थ्योरी का। Erikson emphasized that the ego makes positive contribution to development by mastering attitudes, ideas and skills at each stage of development. एरिक ने जो है इस बात पर जोर दिया था कि आपकी जो ईगो होती है वो आप में पॉजिटिव चीज़ें क्या करती है, उसको डेवलप करती है। किस तरह से डेवलप करती है? इस तरह से डेवलप करती है कि अगर आप किसी चीज़ में मास्टरी हासिल कर ले, किसी चीज़ में आप अबूर हासिल कर ले और आपके साथ जो आइडियाज़ होती है और जो स्किल होते हैं उसमें आप जो है एक्सपर्ट हो जाए, तो इससे आपकी जो डेवलपमेंट है हर स्टेज में वो काफ़ी बेहतर तरीके से हो जाती है। दिस मास्टरी हेल्प चिल्ड्रन ग्रो इनटू सक्सेसफुल कंट्रीब्यूटिंग मेंबर ऑफ सोसाइटी। अब जिन चीज़ों में बच्चे जो है वो मास्टरिंग हासिल कर लेते हैं, मतलब उसमें जो है वो एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो एक्सपर्ट होने की वजह से उनकी जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है और वो अपने माशरे में फिर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्यूरिंग ईच ऑफ एरिक्सन 8 स्टेजेस, एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस पेश किए थे, तो हर 8 स्टेज में क्या होता है, देयर इज साइकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है उसमें, देट मस्ट बी सक्सेसफुली ओवरकम, जिसको जो है खामखा उसको ओवरकम करना होगा इन ऑर्डर फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप, इसलिए ताकि जो बच्चा है उसकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से हो जाए, हेल्दी तरीके से हो जाए और वो बेहतर तरीके से अपने जो एडल्टहुड है उसमें एडजस्ट कर सके।